Hello friends, this is MS. Now we will start today our next topic, that is Battle of Buxar. And as all of you know that our reference material is Spectrum, Modern India. Now let's start. To begin with, now first of all let's see मतलब लड़ाई हुई क्यों, that is prelude to battle. आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ. So there are some points. Number one, the company had thought that Mir Qasim would prove to be an ideal puppet for them. However, Mir Qasim belied the expectations of the company. तो इसका मतलब क्या है? कंपनी को लगा था कि जो मीर कासिम उन्होंने बैठाया हुआ है जाफ़र को हटाकर, ऐसा था पास्ट में मीर जाफ़र जो कि प्लासी के बाद नवाब बना था उसको इन लोगों ने हटा दिया था. ये एक इनके लिए आइडियल पपट साबित होगा. आइडियल पपट मतलब कठपुतली जिसको बोलते हैं कि जो हम बोलेंगे वो करेगा, मतलब उसका सिग्नेचर रहेगा, काम हम लोग करेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मीर कासिम क्या था, उनकी एक्सपेक्टेशन को बिलाई कर रहा था, मतलब मानता नहीं था. कहा कि जो ये बोले वही वो करे, मतलब ने जो ऑर्डर दिया कभी कभार मना कर दिया. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंपनी को बुरी लग रही थी कि यार हमने तो एज अ पपेट बैठाया था इसको और ये हमारी बात मान नहीं रहा है. तो ये बात उनको कहीं ना कहीं खलने लगी कि इसको हटाओ. दूसरा पॉइंट, डिफाइंस बाय राम डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार who was repeatedly declining the request by Nawab to submit the accounts of revenues of Bihar. एक व्यक्ति था राम नारायण जो कि डेप्टी गवर्नर ऑफ बिहार था. उसको नवाब ने अपॉइंट किया हुआ था, मतलब अकाउंट्स रखने के लिए. अकाउंट्स किस चीज़ के? रेवेन्यूज ऑफ बिहार के. लेकिन जब भी नवाब उनसे मतलब अकाउंट्स की डिटेल मांगते तो वो बंदा मना कर देता था कि मतलब रेवेन्यू के बारे में कुछ बताते नहीं था कि कितना इकट्ठा हुआ कितना गया. तो ये चीज़ नवाब को बुरी लगती थी, मतलब उसको परेशान कर रही थी. और ये मना क्यों कर रहा था राम नारायण मना इसलिए कर रहा था क्योंकि इनके ऊपर इंग्लिश का हाथ, ब्रिटिशर्स का हाथ. उन लोगों ने कह रखा था कि ना बोलने दो, जो उसको चिल्लाने दो, तुम्हें कोई अकाउंट देने की उसकी ज़रूरत है नहीं. तो जाहिर सी बात है भाई, नवाब है तो उसको ये चीज़ बुरी लगेगी. तीसरा पॉइंट, द मिसयूज ऑफ द कंपनीज दस्तक और ट्रेड परमिट बाई कंपनी ऑफिशियल. अब लोगों को पता है कि नवाब ने कुछ दस्तक यूज़ मतलब इशू किए हुए थे ट्रेड करने के लिए कंपनी को. दस्तक क्या था? एक ट्रेड परमिट था, एज लाइक अ ट्रेड परमिट, जो कि फ़र्रुखसियार ने 1770 आई थिंक 1717 में इशू किए थे, जो कि यहाँ भी लागू हो रहे थे दस्तक. तो और नवाब ने भी इशू कर रखे थे बंगाल के. लेकिन कंपनी उनका लगातार मिसयूज़ कर रही थी. मतलब जितने उस दस्तक के थ्रू जितना परमिट किया था वो गाइडलाइंस को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे. उनको टोटली उनकी अनदेखी की जा रही थी. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नवाब को बुरी लग रही थी. नाउ चौथा पॉइंट, द मिसयूज ऑफ दस्तक मेड द लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द नवाब. जाहिर सी बात है भाई, दस्तक का मिसयूज टैक्स रेवेन्यू में लॉस तो करेगा करेगा. ऐसा क्यों भाई? उनको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ ट्रेड हो रहा कहाँ नहीं हो रहा. उनको तो लग रहा है कि जैसे 50,000 का ट्रेड उनके दस्तक से परमिट है, लेकिन हो रहा है वहाँ 2 लाख का 2.5 लाख का. तो वो जब बाकी जो ऊपर जा रहा है वो तो लॉस में जा रहा है ना. तो भाई सीधी सीधी बात है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू का. नवाब को बुरा लगेगा ये चीज़. अगला पॉइंट, इट आल्सो मेड द टू लोकल मर्चेंट्स फेस अनइक्वल कंपटीशन विद द कंपनी मर्चेंट्स. अब जो वहाँ के लोकल मर्चेंट्स थे उनको वही अनइक्वल कंपटीशन मतलब फेस करना पड़ रहा था कंपनी मर्चेंट से. अनइक्वल कंपटीशन का क्या मतलब है? एक होता है फेयर कंपटीशन, मतलब कि हाँ भाई सब एक ही लाइन पे हैं, एक ही लेवल पे हैं. लेकिन कंपनी वालों को तो भाई दस्तक से इशू किए हुए थे. उनको भाई क्या कहते हैं, काफ़ी एग्जम्पन्स थे, कई ड्यूटीज़ नहीं देनी पड़ती थी. लेकिन जो लोकल थे उनको तो देना पड़ रहा था ना सब भाई. तो उनको अनइक्वल कंपटीशन तो अनइक्वल हो ही गया कि भाई इनको दुनिया भर की छूटें मिली हुई हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा. तो ये भी पॉइंट था. Second point, by an imperial फरमान, the English company had obtained the right to trade in Bengal without paying transit duties or tolls. हाँ भाई, ये तो सीधी सी बात है. जो बैटल ऑफ प्लासी था उसके बाद एक इम्पीरियल फरमान जारी हुआ था. मतलब उसके थ्रू क्या था कि कंपनी जो बंगाल में ट्रेड करेगी वो बिना किसी मतलब कोई भी ट्रांजिट ड्यूज़ नहीं देगी, कोई टोल्स नहीं देगी. कि ट्रांजिट ड्यूज़ मतलब जैसे कहीं से कोई सामान माल निकलना है या ले जाना है तो बीच में टोल, जैसे टोल गेट्स होते हैं, वहाँ पर इनको कुछ नहीं देना होता था. ये इन लोगों ने ऑब्टेन कर लिया था फरमान प्लासी के बाद. लेकिन जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, जो जो लोकल मतलब एम्प्लॉई थे, मुलाजिम,
वो भी मतलब अपने अपने पर्सनल ट्रेड के लिए भी यही सेम प्रिविलेजेस क्लेम कर रहे थे। मतलब कंपनी से हट कर मतलब खुद का मतलब प्रॉफिट ढका रहे थे, मतलब अपने पर्सनल लेवल पे भी यही चीज़ कर रहे थे। मतलब द कंपनी सर्वेंट आल्सो सोल्ड दस्तक टू इंडियन मर्चेंट फॉर ए कमीशन। हुआ क्या था, दस्तक ले लेते थे कंपनी के सर्वेंट, और करप्शन आज भी है, उसमें भी था। वो क्या कहते हैं, लोकल इंडियन मर्चेंट्स को वो दस्तक बेच देते थे ताकि आप लोग भी, और दस्तक क्या थे, मतलब उन पर काफ़ी चीज़ें होती थी, ड्यूटी फ्री होते थे, टोल नहीं लगता था, ट्रांजिट ड्यूज नहीं लगते थे। तो इंडियन लोग जो लोकल मर्चेंट थे वो खरीद लेते थे कमीशन दे के, क्या भाई मुझे दे दे मैं भी कर लूँ। तो ये था, तो ये अपना लोकल जो जो कंपनी के सर्वेंट थे वो अपना कमीशन बना रहे थे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ नवाब को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगला पॉइंट, दे यूज कोर्सिव मेथड्स टू गेट गुड्स एट चीपर रेट्स विच वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द ड्यूटी फ्री ट्रेड। सीधे भाई कंपनी आज की डेट में एक पावरफुल कंपनी हो गई थी प्लासी जीतने के बाद। तो लोग अपने कुछ ताकत का इस्तेमाल करके चीज़ों को सस्ते दाम पे भी खरीद लेते थे लोकल मर्चेंट से। और जो सीधी सी बात है, वो ड्यूटी फ्री जो ट्रेड की स्पिरिट होती है उसके अगेंस्ट था। मतलब एक जो जो होना चाहिए उसके अगेंस्ट था। मतलब भाई बाकी लोगों को उसे आप सस्ता खरीद रहे हो और फिर अपनी पावर का यूज़ करके या अपनी पावर अब्यूज़ करके, अब्यूज़ ऑफ पावर कहने का मतलब है अपनी पावर का यूज़ करके आप सस्ते में खरीद लिया डरा धमका के कि हाँ भाई आप कंपनी ऑफिशियल हैं, कंपनी के सर्वेंट हैं, जो कि एक ड्यूटी फ्री ट्रेड की स्पिरिट के अगेंस्ट हैं। सीधी सी बात है, हो गई होगा। मीर कासिम डिसाइडेड टू अबॉलिश देयर ड्यूटीज़ ऑल टुगेदर। ये सब देखते हुए मीर कासिम ने क्या किया कि यार ऐसा करते हैं, इन जो ये ड्यूटी दुनिया भर की लगी हैं दस्तक वस्तक जिनका ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हटा ही देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की। लेकिन क्या होता, बट ब्रिटिश protested against it and insisted upon having preferential treatment as against other traders। सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स को भाई दिक्कत होगी इन्हें प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट किया, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हमारा तुम जो हमें जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उसको आप नहीं छीन सकते, जो जिसको कहते हैं प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट एज अगेंस्ट द अदर ट्रेडर्स। कि नहीं भाई, नवाब ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, जो हमारे स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो वैसे वैसे हैं। The Nawab Company tussle over transit duty led to the outbreak of wars between the English and Mir Qasim in 1763। यही चीज़ जो टसल था, यही जो उनके बीच में अनबन हो गई, ये कुछ इनका परिणाम एक कुछ लड़ाइयों में जाके कन्वर्ट हो गया इंग्लिश और मीर कासिम में, जो कि 1763 में हुई जाती है। कि यही जो ड्यूटी को लेके और ट्रांजिट ट्रांजिट ड्यूटी को लेकर जो उनका जो आपस में अनबन थी, ये आगे जाके बढ़ के और ज़्यादा समस्या होगी, मतलब उनका मामला सुलझा नहीं। और इन मीर कासिम और इंग्लिश के बीच इवेंचुअली वॉर्स हुई 1763। लेकिन उन वॉर्स का रिजल्ट मीर कासिम के पक्ष में कुछ रहा नहीं। इंग्लिश गेंड सक्सेसिव विक्ट्रीज एट कटवाहा, मुर्शिदाबाद, घिरिया, सूटी एंड मुंगेर। इन सब की जितनी भी जगह हैं, सबकी सब जगह मीर कासिम की हार हुई। अब होता क्या है, इन सब जगह हारने के बाद मीर कासिम फ्लed टू अवध एंड फॉर्म्ड ए कन्फिडरेसी विद नवाब ऑफ अवध। सॉरी, नवाब ऑफ अवध शाह शुजा उद दौला उससे नवाब थे अवध के, और मुग़ल एम्पर जो उसमें इंडिया के थे शाह आलम टू, इन लोगों के साथ जाके एक अलायंस करता है, कन्फिडरेट बनाता है। क्यों, मतलब बंगाल को रिकवर करने के लिए फ्राम इंग्लिश। परेशान हो गया था वो इंग्लिश से, कह रहे यार ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं तो मतलब नाम का नवाब रह गया, कुछ मेरी चलती नहीं, मुझे हरा भी दिया, ड्यूटी फ्री ट्रेड भी नहीं होने दे रहे, अपनी पक्ष में सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इनसे परेशान होकर वो कहीं ना कहीं अवध भाग गया, और वहाँ पर जाके शुजा उद दौला, जहाँ के जो नवाब थे अवध के, और जो शाह आलम थे एम्पर ऑफ इंडिया, इन लोगों के साथ मिलकर कन्फिडरेट में रहता है टू रिकवर बंगाल फ्रॉम द इंग्लिश। नाउ अब होता क्या, लड़ाई होती है भाई, ये तीन लोग मिल गए, मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम टू। अब लड़ाई होती है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बक्सर। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध and Shah Alam II were defeated by the English forces under Major Hector Munro at Buxar on 22 October 1764 in a closely contested battle। यही होना था भाई, ये लोग तो सोच के गया था कि हाँ भाई हरा देंगे बंगाल को, अपनी उसमें कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा।
इन तीनों की कंबाइंड आर्मी, सुनिएगा ध्यान से, तीनों की कंबाइंड आर्मी कौन कौन, मीर कासिम, अबू नवाब अवध और शाह आलम टू, तीनों को ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया मेजर हेक्टर मुनरो के कमांड में। बक्सर में लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब इंसिडेंस था इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, कि तीनों फोर्सेस को हरा दिया, मतलब बहुत बड़ी बात थी। द इंग्लिश कैंपेन अगेंस्ट मीर कासिम वाज शॉर्ट बट डिसीजिव। हाल छोटी चली, थोड़ी देर के लिए चली, लेकिन डिसीजिव थी, मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसका। इम्पैक्ट क्या था वो हम बताते हैं आपको। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैटल ले इन द फैक्ट दैट नॉट ओनली नवाब ऑफ बंगाल बट आल्सो मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश। केवल इस लड़ाई में केवल नवाब, जैसे प्लासी में खाली नवाब, बंगाल के नवाब हारे थे, लेकिन इस समय वो सीन नहीं था। इस समय नवाब के साथ साथ एम्परर ऑफ इंडिया, मुगल एम्परर ऑफ इंडिया शाह आलम वाज आल्सो डिफीटेड। तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा एक मैसेज था इंग्लिश आर्मी की तरफ से, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, वी आर द न्यू पावर, न्यू इमर्जिंग पावर, वी आर द न्यू एरा। द विक्ट्री मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कंटेंडर्स फॉर सुप्रीमेसी ओवर द होल कंट्री। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, जो कि मैंने आपको बताया। तो बैटल ऑफ बक्सर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। After the battle, Mir Jafar, who was made Nawab in 1763, agreed to hand over the districts of Midnapur, Burdawan, and Chatgaon to English for the maintenance of their army. बीच में मीर जाफ़र को इन लोगों ने नवाब बना दिया था फिर से, जब मीर कासिम से इन लोगों से अनबन हो रखी थी, तो वो जीत चुके थे इंग्लिश बैटल ऑफ बक्सर। तो मीर जाफ़र भाई क्या कर सकता था, जो बोलेंगे वही तो करेगा। तो उसने क्या किया, मिदनापुर, बुर्दबांव और चटगांव इंग्लिश को दे दिया कि आप अपनी आर्मी मेंटेन कीजिए। द इंग्लिश वर आल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड। होना ही तो भाई, जिसके लिए लड़ाई ली वही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या है। ड्यूटी फ्री ट्रेड हो गया बंगाल में, शुरुआत हो गई, उनकी परमिशन दे दी गई। एक्सपेक्ट फॉर ए ड्यूटी ऑफ 2% ऑन सॉल्ट, ये क्या मायने रखता है, 2% सॉल्ट पे दे भी दे तो क्या फर्क पड़ रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर, हिज माइनर सन नजीम उद्दौला वर अपॉइंटेड नवाब, बट द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ नायब सूबेदार। मीर कासिम की मृत्यु के बाद उसके छोटे बेटे, जो माइनर बेटा था नजीम उद्दौला, उसको नवाब बना दिया गया, लेकिन वो नाम का नवाब था, उसका मतलब उसके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं थी। रियल अथॉरिटी थी नायब सूबेदार के पास, जो कि इंग्लिश के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता था और उन्हीं के द्वारा डिसमिस भी किया जा सकता था। नाउ बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था, उसके बाद कुछ एक ट्रीटी हुई, द ट्रीटी इलाहाबाद, जो कि आपको पता है हर बैटल के बाद कोई ना कोई ट्रीटी होती है भाई, सीज फायर के लिए, पीस के लिए। लेकिन ये ट्रीटी एक टाइप से ब्रिटिशर्स की, मतलब एक टाइप से फोर्स ट्रीटी थी कि मतलब ये तुमको करना ही करना है, म्यूचुअल बेसिस पे नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव कंक्लूडेड 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी की उसने अगस्त 1765 में, एक की नवाब के, अवध के नवाब के साथ, और दूसरी की मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ, दो सेपरेट ट्रीटी। जो नवाब थे अवध के, शुजा उद्दौला, इनके ये एग्री हुए, किन चीज़ों पे एग्री होने था भाई, हारे हुए थे। इलाहाबाद और कारा को सरेंडर करेंगे, शाह आलम टू को 50 लाख रुपए कंपनी को एज अ वार इंडेमनिटी देंगे, लड़ाई का खर्चा, और जो एक जमींदार हुआ करते थे उसमें बलवंत सिंह बनारस के, उनको उसकी स्टेट का फुल पोजीशन दे देंगे। ये 3 चीज़ों पर उनको एग्री किया गया, करना ही था भाई, हारे हुए हैं, उनके और ऑप्शन किया था। सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्पर शाह आलम टू, पे ₹50 lakhs टू द कंपनी एज वार इंडेमनिटी, गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ हिज स्टेट। ये तो बात हो गई शुजा उद्दौला की। अब शाह आलम भाई साहब को किस चीज़ों पर एग्री किया गया, एक दूसरी ट्रीटी, जैसा आपको मैंने बताया कि 2 अलग अलग ट्रीटियाँ साइन की गई थी, एक शुजा उद्दौला के साथ, दूसरा शाह आलम टू के साथ। शाह आलम एग्री हुए, होना ही था, हारे हुए भाई साहब। रिजाइड एट इलाहाबाद टू बी सीडेड टू हिम बाई द नवाबाद, कि आप इलाहाबाद में रहेंगे, जो कि उनको अवध के नवाब देंगे इलाहाबाद, वो भी कंपनी के प्रोटेक्शन में। ये नहीं कि आप खुले मतलब आज़ाद रह रहे हैं, कंपनी की देख रेख में रहेंगे आप। प्रोटेक्शन का मतलब देख रहे, निगरानी, कि कोई और एक्टिविटी तो नहीं हो रही। इससे फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू दी कंपनी इन ली ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख। एक फरमान जारी करो आप भाई साहब, कंपनी ने बोला शाह आलम को, कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, इन तीनों की दीवानी आप कंपनी को देंगे। दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, सीधी सी बात, और उसके बदले आपको 26 लाख रुपए मिल जाएंगे।
दे दी भाई दीवानी, कुल मिला के कंट्रोल ही दे दिया कि ये 3 जगह मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर ही है, उनके राजा ही होंगे भाई, जो रेवेन्यू ले रहा वही राजा है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। A provision of ₹53 lakh to the company in return for निजामत फंक्शंस ऑफ दिस स्टेट फंड्स। अब ये देखिए, दीवानी ली, रेवेन्यू कलेक्शन राइट ले लिया उन लोगों ने, कंपनी ने। अब कह रहे हैं कि 53 लाख रुपए और दो, किसके लिए? निजामत फंक्शंस की जो कंपनी जो निजामत फंक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब निजामत फंक्शंस के अंडर आते थे, कि हम आपको निजामत फंक्शन दे रहे हैं कि आप ये सब चलाइए, लेकिन उसके बदले में हमें 53 लाख रुपए दे दो। ठीक है, लेकिन मतलब कोई नहीं था। 53 लाख भी ले रहे थे, निजामत फंक्शन कहने के लिए दे रहे थे, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल नहीं का था। निजामत फंक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखना। इन रिटर्न फॉर मतलब आपको दे देंगे हम निजामत फंक्शन, लेकिन उसके बदले में 53 लाख रुपये देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए लाइक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।